बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बलवंत सिंह अपनी कार से उतर गया और 90 तुले कदम उठाता हुआ सड़क पार करके हमारी तरफ आने लगा। तुम बैठी रहो, घबराओ नहीं, ये चूहा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने रूपमती का हाथ थामा या और दरवाजा खोल कर नीचे उतर आया और गाड़ी के सामने से घूमकर रूपमती वाली खिड़की के सामने खड़ा हो गया। बलवंत सिंह का गन मैन भी कार से उतर गया था। इसने राइफल दोनों हाथों में इस तरह थाम ली थी कि इसे किसी भी लम्हे इस्तेमाल कर सकता था। बलवंत सिंह 90 तुले कदम उठाता हुआ मेरे सामने रुक गया। इसकी नजरें शोले उगल रही थी और मैं किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था। मैं किसी ज़र खरीद से कोई बात नहीं करना चाहता। सामने से हट जाओ। बलवंत सिंह खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला। इसके लहजे में गुर्राहट नुमाया थी। मालकन तक पहुंचने से पहले तुम्हें इस ज़र खरीद से ही बात करनी होगी। मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। वैसे तुम बहुत ढीठ हो और बेगैरत किस्म के आदमी हो। इस रात जंगल में जो कुछ हुआ था, इसके बाद तो तुम्हें कहीं डूब मरना चाहिए था। वो बेड़िए की तरह गुर्राया। अपनी औकात में रह। तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। मच्छर की तरह चुटकी में मसल कर रख दूंगा। इस रात धोखे से तुम्हारा दाव चल गया था तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम बहुत बड़े सूरमा हो। इस वक्त मेरे एक इशारे पर तुम्हारी जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। कोई इशारा करने से पहले ही मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। इस रात जंगल में गिरने वाली 4 लाशों में ज्यादा हिस्सा तुम्हारा है। मेरे हाथों तो सिर्फ एक आदमी मारा गया था, एक तुम्हारे गुर्गे के हाथों मरा था और 2 तुम्हारी गोलियों का निशाना बने थे। अब अगर तुम किसी को इशारा कर सकते हो तो जरूर करो। मैंने जवाब दिया। मेरी नजरें इसके चेहरे पर मरकूज थी। एक लम्हे को बलवंत सिंह के चेहरे के तासरात बदल गए, लेकिन इसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। इस दौरान में रूपमती अपनी सीट पर खामोश बैठी रही थी। इसने दोनों हाथ बड़ी सख्ती से स्टीयरिंग पर रखे हुए थे। इसके चेहरे पर अब भी खौफ के साए रक्स कर रहे थे। तारा सिंह भी गाड़ी से उतर गया था। वो राइफल संभाले गाड़ी की आड़ में इस तरह खड़ा हो गया था कि सड़क की दूसरी तरफ खड़ा हुआ बलवंत सिंह का बॉडीगार्ड इसकी राइफल की ज़द में था। लोग हमारे आसपास से गुजर रहे थे। किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी थी कि कारोबार हयात मामूल के मुताबिक जारी था। कोई नहीं जानता था कि मौसम की हिद्दत में यहाँ किसी किस्म का लावा भी खोल रहा है। बलवंत सिंह, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, एक बार तुम गधे की तरह मेरे हाथों पीट चुके हो और जलील हो चुके हो। वहाँ तुम्हारा अशर देखने वाले भी खत्म हो गए थे, लेकिन अगर तुम इस बड़े बाजार में दोबारा जलील होना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हें पहल करने का मौका देता हूँ। उठाओ। बलवंत सिंह खूंखार नजरों से मुझे घूरता रहा। इसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन जुबान से एक लफ्ज तक नहीं निकला। मैं जानता हूँ तुम में इतनी जुर्रत नहीं है। मैंने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे और रूपमती से अपनी जिल्लत का बदला लेना चाहते हो। जरूर लो, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले सोच लेना कि मैं रूपमती का मुहाफिज हूँ। इसकी तरफ उठने वाला हर हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। बलवंत सिंह खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। फिर इसने एक नजर रूपमती की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर पलटकर तेज तेज कदम उठाता हुआ अपनी कार की तरफ चला गया। कार करीब खड़े हुए गनमैन ने कार का दरवाजा खोल दिया। बलवंत सिंह ने धड़ से दरवाजा बंद कर दिया और इंजन स्टार्ट करने लगा। मेरे और इसके दरमियान अगरचे 25-30 फुट का फासला था, लेकिन कार के स्टीयरिंग पर इसके हाथ कपकपाहट साफ नजर आ रही थी। बलवंत सिंह का गार्ड भी पिछली सीट पर बैठ चुका था और फिर इस कदर जोरदार झटके से हरकत में आई थी कि कुर्बो जवार से गुजरने वाले लोग उछल पड़े थे। बलवंत सिंह की कार का रुख जयपुर की तरफ था। मैं मुस्कुराती हुई नजरों से दूर होती हुई इस कार को देखता रहा। फिर लैंड क्रूजर के ऊपर से घूमकर अपनी सीट पर बैठ गया। तारा सिंह भी पिछली सीट पर बैठ चुका था। कार का एसी बंद था, खिड़कियां खुली हुई थीं और गाड़ी अंदर से तनोर की तरह तप रही थी। मैंने रूपमती की तरफ देखा। इसके हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जबड़े बिंचे हुए थे, पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। इसकी टी शर्ट भी पसीने से तर हो रही थी। तुम्हारा ये दोस्त तो बहुत बुज़दिल निकला। मैंने रूपमती की तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल था कि यहाँ हंगामा होगा, तूफान उठ खड़ा होगा, एक आध लाश गिरेगी, मगर कुछ नहीं हुआ। वो हमारी तरफ आया तो बहुत गुस्से में था, मगर चूहे की तरह दुम दबाकर भाग गया। रूपमती ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। इसके होंठों पर पहली मर्तबा खफीफ सी मुस्कुराहट आई थी। वो बड़ा कमीना आदमी है। वो सामने रखे हुए डिब्बे में से टिश्यू पेपर निकाल कर हथेली
सहेलियों का पसीना पूंछते हुए बोली, छुप कर पीठ पर वार करने वाला, इस वक्त अगर तुम इससे दब जाते तो वो मुझे उठाकर ले जाने की कोशिश करता और हो सकता है इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता, लेकिन तुम्हारे तेवर देखकर वो दुम दबाकर भाग गया। लेकिन मुझे यकीन है कि वो खामोश नहीं रहेगा और हमारे खिलाफ कुछ करने के लिए मौका तलाश करेगा। मैं इसे ऐसा मौका जरूर दूंगा। मैंने कहा, अब तुम गाड़ी का एसी चला दो, गर्मी से दम घुटा जा रहा है और मेरा ख्याल है रवाना होने से पहले ठंडे पानी की एक बोतल हो जाए। मैंने इसके जवाब का इंतजार किए बगैर मुड़कर तारा सिंह को इशारा किया। वो जल्दी से गाड़ी से उतर गया। रूपमती ने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा चढ़ा दिया, पहले इंजन स्टार्ट किया और कुछ देर बाद एसी ऑन कर दिया। गाड़ी के अंदर की फिजा बतदरीज खुशगवार होती चली गई। कुछ ही देर बाद तारा सिंह ठंडी बोतलें ले आया। रूपमती अब बड़े हद तक पुरसुकून हो चुकी थी। चंद मिनट बाद हमारी लैंड क्रूजर इस बस्ती से निकलकर नेशनल हाईवे पर दौड़ने लगी। हम बलवंत सिंह ही के बारे में बातें करते रहे। रूपमती खौफजदा थी। इसका ख्याल था कि बलवंत सिंह एक बार फिर जलील हुआ था और अपनी इस तौहीन का बदला लेने के लिए वो इंतकामी कार्रवाई जरूर करेगा। मैं बलवंत सिंह की फितरत से वाकिफ हो चुका था। इसकी कमीनगी का अंदाजा तो मुझे इसी वक्त हो गया था जब इसने गुलामों की मंडी में रूपमती को धमकी दी थी और फिर इसने जंगल में घात लगाकर हमला किया था और मुझे रूपमती से छीनने की कोशिश की थी। लेकिन इसे 4 लाशें छोड़कर रात की तारीकी में जंगल में फरार होना पड़ा था और अब महज इत्तेफाक से इससे आमना सामना हो गया था। मेरे ख्याल में वो रूपमती को धमकाना चाहता था, लेकिन मैं इसके आड़े आ गया। इसने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि एक जर खरीद गुलाम इस तरह इसके सामने तन कर खड़ा हो जाएगा। इसने जंगल वाले वाक़े के हवाले से मुझे भी धमकाने की कोशिश की थी, मगर मैं जानता था कि वो हमारे खिलाफ पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके अपने हाथ भी 2 आदमियों के खून से रंगे हुए थे और ये बात इसकी समझ में आ गई थी कि इस हवाले से अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो खुद भी नहीं बच सकेगा। मेरे अकड़ जाने से इस वक्त तो वो दुम दबाकर भाग गया था, लेकिन मैं रूपमती के इस ख्याल से मुत्तफिक था कि वो मौका मिलते ही वार करेगा और छुप कर वार करेगा। अगर रास्ते में गाड़ी पंक्चर ना होती और बलवंत सिंह से सामना ना होता तो हम 6 बजे से पहले ही पुष्कर पहुंच चुके होते। लेकिन इस वक्त जब हम शहरी हदूद में दाखिल हुए तो 7 बजने वाले थे। पुष्कर जयपुर जैसा बड़ा शहर तो नहीं था, लेकिन इसकी अपनी एक तारीखी अहमियत थी। ये शहर सियाहत का मरकज था। यहाँ बेशुमार तारीखी इमारतें थी। ये शहर पहाड़ी के दामन में आबाद था और इसके पहलू में एक खूबसूरत झील भी थी। इस झील को गंगा की तरह पवित्र समझा जाता था और हर साल यहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता था। लैंड क्रूजर हल्की रफ्तार से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। एक पार्क के करीब से गुजरते हुए मैंने रूपमती को गाड़ी रोकने को कहा तो इसने एकदम ब्रेक लगा दिए। इस तरह अचानक ब्रेक लगने से पिछली सीट पर बैठा हुआ तारा सिंह उछलकर अगली सीट से टकराया और इसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई थी। पार्क के एक कोने में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत पर ताइक्वांडो सेंटर का बोर्ड लगा हुआ था। मेरा ख्याल है वहां से कामनी के ट्रेनिंग सेंटर का पता मालूम हो सकता है। मैंने इस बोर्ड की तरफ इशारा किया। रूपमती ने इंजन बंद कर दिया और मुझे इशारा करती हुई नीचे उतर गई। हमारे साथ तारा सिंह भी आ गया था। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। इस ट्रेनिंग सेंटर के मास्टर ने अपना एक शागिर्द हमारे साथ कर दिया। मैंने इस लड़के को पैसेंजर सीट पर बिठा दिया और खुद पीछे तारा सिंह के साथ बैठ गया। वो लड़का रूपमती को रास्ता बताता रहा और बिल आखिर गाड़ी एक बहुत बड़े अहाते के सामने रुक गई। गेट पर कामनी के नाम से इसके मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखा हुआ था। वो लड़का वापस चला गया। हम भी गाड़ी से उतरकर अहाते के फाटक में दाखिल हो गए। इस वक्त शाम का धुंधल का फैल रहा था। ये इमारत दरअसल बहुत पुरानी हवेली थी। गेट के साथ ही दाएं तरफ एक कमरा था जिसकी दीवारों का प्लस्तर उधड़ा हुआ। सामने एक बहुत बड़ा मैदान था जो दबीज घास से ढका हुआ था। इस मैदान के दूसरी तरफ हवेली की इमारत थी। इस इमारत के खंडर बनने में कुछ ही कसर बाकी रह गई थी। हवेली की इमारत पर सामने की तरफ बड़ी बड़ी 2 सर्च लाइट्स लगी हुई थी जिनकी रोशनी मैदान में पड़ रही थी और मैदान में कमोबेश 200 स्टूडेंट्स थे जो मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए अपने टीचर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। इस अहाते के गेट में दाखिल होते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं इस उम्मीद पर यहाँ आया था कि जान की मिल जाएगी, लेकिन अब दिल में तरह तरह के वसवसे सर उबारने लगे थे। अगर जानकी यहाँ ना हुई तो गेट के दाएं तरफ वाले कमरे की खिड़की खुली हुई थी और अंदर रोशनी हो रही थी। हम जैसे ही करीब पहुंचे एक आदमी कमरे से निकलकर हमारे सामने आ गया। ये कमरा दरअसल इस ट्रेनिंग
ट्रेनिंग सेंटर का इस्तकबालिया था। अंदर दीवारों के साथ बोर्ड लगे हुए थे जिन पर छोटे छोटे खाने बने हुए थे। बहुत से खानों में कार्ड्स लगे हुए थे। क्लब के स्टूडेंट्स अंदर दाखिल होकर अपने अपने कार्ड यहाँ जमा करवा देते थे और वापसी पर ले लेते थे। कामनी देवी कहाँ मिलेगी, मैंने इस शख्स से पूछा। वहाँ इस तरफ। इसने मैदान के इस पार हवेली की इमारत की तरफ इशारा किया और उलझी हुई नजरों से बारी बारी हमारी तरफ देखने लगा। वो गालबन तारा सिंह को देखकर परेशान हो रहा था। तारा सिंह, तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में आते हैं, मैंने तारा सिंह की तरफ देखते हुए कहा और रूपमती के साथ हवेली की तरफ चलने लगा। हम घास के मैदान के ऊपर से घूमते हुए जा रहे थे और जब हम हवेली की इमारत के सामने पहुंचे, एक लड़की स्टूडेंट के एक ग्रुप से अलग होकर तेज तेज कदम उठाती हुई हमारी तरफ आ गई। इसने अपने स्टाइल में स्याह लिबास पहन रखा था। सीने पर सुनहरी धागे से स्टाइल मखसूस मोनोग्राम भी बना हुआ था। मैंने इसे दूर ही से पहचान लिया। वो कामनी थी और इतने अरसे में जरा भी नहीं बदली थी। लेकिन हैरत थी कि वो मुझे दूर से नहीं पहचान सकी थी, मगर करीब पहुंचते ही एक झटके से रुक गई। चंद लम्हे गैर यकीनी सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर जैसे हवास में आ गई। सबसे पहले इसने मुझे बो किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर मुझे और रूपमती को प्रणाम किया और दूसरे ही लम्हे दौड़कर मुझसे लिपट गई। रूपमती मुतहैयर सी निगाहों से हमें देख रही थी। मैंने कामनी को अपने से अलग किया और इसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। इसकी सेहत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। इसके अलावा इसमें और कोई तब्दीली नहीं आई थी। हमारे आने से पहले वो अपने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को प्रैक्टिस करा रही थी। इसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था और लिबास भी भीगा हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम यहाँ आओगे। महज इत्तेफाक कह लो, मैंने जवाब दिया। दूसरे लफ्जों में ये कह लो कि दिल को दिल से राह होती है। दिल मिलने की लगन थी, सो तुमसे मुलाकात हो गई और इनसे मिलो। ये रूपमती, ये साबिक रियासत, इन्हें कौन नहीं जानता। कामनी ने मेरी बात काट दी। इनके चर्चे तो पूरे राजस्थान में है। इसके लहजे में हल्का सा तंज था। रूपमती ने भी गालबन इस तंज को महसूस कर लिया था। वो खड़े खड़े पहलू बदल कर रह गई। एक मिनट, कामनी ने कहा और अपने स्टूडेंट्स की तरफ चली गई। वो एक जगह खड़ी होकर ऊंची आवाज में बोलने लगी। तमाम स्टूडेंट्स इसकी तरफ मतवज्जो थे और फिर साफबंदी हो गई। इसके लिहाज से हर ग्रुप के स्टूडेंट्स कतारों में खड़े हो गए। इनमें लड़के भी थे और लड़कियां भी। हर ग्रुप के सामने इनका कैप्टन था। कामनी इन सब के सामने थी। मैं रूपमती के साथ खड़ा दिलचस्प नजरों से इन्हें देख रहा था। रूपमती की आंखों में हैरत लहरें ले रही थी। कामनी ऊंची आवाज में अपने स्टूडेंट्स को मेरे बारे में बता रही थी। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि आज शाओलिन टेम्पल का अजीम मास्टर हमारे दरमियान मौजूद है। इनका मुकम्मल तारफ मैं बाद में किसी वक्त करवाऊंगी। इस वक्त हम इनका इस्तकबाल खैर मुकद्दम करते हुए इन्हें वेलकम कहते हैं। और ये वेलकम ट्रीट बड़ा दिलचस्प था, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम शाओलिन टेम्पल में अपने ग्रैंड मास्टर को सालाना तकरीब के मौका पर ताजीम दिया करते थे। आखिर में वसीओ अरीज जान यल और नारों से गूंज उठा। रूपमती की आंखें मारे हैरत के फटी जा रही थी। मैंने इसे अपने बारे में अगरचे बहुत सी बातें बताई थी, मगर मेरी जिंदगी का ये पहलू महज इत्तेफाक से इसके सामने आ गया था। कामनी ने अपने नाइबीन को कुछ हदायत दी। एक लड़के को कोल्ड ड्रिंक्स लाने की भेज दिया और हमें लेकर हवेली के कुशादा कमरे में आ गई। दीवारों के साथ शीशे के दरवाजों वाले शेल्फ बने हुए थे जिनमें लातादाद ट्रॉफियां और मेडल सजे हुए थे। ये कमरा कामनी का दफ्तर था। वो मेरे सामने गोया बिछी जा रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो खुशी से फूटी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद एक जवान लड़की कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गई। इसने बड़े एहतराम से हमें ड्रिंक्स पेश किए और एक तरफ खड़ी हो गई। इसकी नजरें मेरी तरफ लगी हुई थी। बड़ी अच्छी जगह है, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। किराए पर है या ये हवेली मेरे मामा की है? कामनी ने बताया, इन्होंने मुझे दे दी है। सबसे पहले तो मैं मैदान में घास लगवाई थी, एक दो कमरों को दुरुस्त करवाया है। आहिस्ता आहिस्ता काम करवाऊंगी और भगवान की इच्छा हुई तो एक रोज इसे एशिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स क्लब बना दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी, मैंने कहा। कोल्ड ड्रिंक्स की चुस्कियों के साथ दूसरी बातें होती रहीं। कामनी ने यह भी बताया कि इसका बाप अभी तक इससे नाराज है, अलबत्ता मामा की मुकम्मल हमायत हासिल है और मामा की हमायत और हौसला अफजाई की वजह से ही वो इस हद तक कामयाबी हासिल कर सकी है। मामा इसे बहुत ऊपर देखना चाहता है। मैं अपने आप में बेचैनी महसूस करने लगा। मुख्तलिफ मौजुआत पर बातें हो रही थी, लेकिन अभी तक कामनी की जुबान पर जानकी का नाम नहीं आया था। मेरे दिल में एक बार फिर
फिर वसवसे सर उबारने लगे। क्या जानकी इसके पास नहीं आई थी? वो ठाकर भंवर सिंह से फरार होकर किसी और के हत्थे तो नहीं चढ़ गई? कामनी ने तो वैसे भी मुझसे जानकी के बारे में नहीं पूछा था, हालांकि वो जानती थी कि हम दोनों इकट्ठे ही थे। अगर जानकी इसके पास नहीं आई थी तो इसे मेरे साथ न देखकर कामनी को कम से कम इसके बारे में पूछना तो चाहिए था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा, मुमकिन है जानकी ने यहाँ आकर कामनी को सब कुछ बता दिया हो। ऐसी सूरत में इसे ये भी मालूम हो चुका होगा कि रूपमती मुझे गुलाम की हैसियत से खरीद कर ले गई थी। रूपमती इस वक्त मेरे साथ थी। कामनी इसे अच्छी तरह जानती थी। मैंने जब रूपमती का तारफ कराया था तो बात करते हुए काम के लहजे में तंद नुमाया था। ये ऐन मुमकिन था कि रूपमती की मौजूदगी की वजह से कामनी जानबूझकर जानकी का नाम पान पर न ला रही हो। एक बात पर मुझे बड़ी हैरत हो रही है। कामनी ने कहते हुए पहले रूपमती की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखने लगी। गुलामों के साथ इस तरह बराबरी का सलूक मैंने पहली बार देखा है। बल्कि मैं महसूस कर रही हूँ कि मालकिन दबी हुई है। क्या? मैं उछल पड़ा। अब मुझे यकीन हो गया कि जानकी इसके पास पहुँच चुकी है। मैं तुम्हारी आजादी के लिए रूपमती जी को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, इसने रूपमती की तरफ देखते हुए कहा। रूपमती का चेहरा धुआं हो गया, लेकिन इसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। कामनी जी वो कुर्सी से उतरकर जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई और दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने श्रीमान जी को ना पहले गुलाम समझा था, ना अब समझती हूँ। ये तो मेरे लिए देवता समान है। मैं इनकी दासी हूँ। इनके एहसान के बोझ से तो मैं अपना सर भी नहीं उठा सकती। इस मर्तबा मैंने कामनी के चेहरे का रंग बदलते हुए देखा। इसका ख्याल था कि शायद इसकी बात सुनकर रूपमती भड़क उठेगी, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ हो गई थी और रूपमती कामनी के सामने झुक गई थी। कामनी जी, रूपमती कह रही थी, हम तो जानकी देवी को लेने आए हैं। श्रीमान को यकीन है कि वो आपके पास पहुंच गई हैं। अगर जानकी देवी मिल जाए तो मैं समझूंगी कि मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो गया। कामनी चंद लम्हे हैरत से इसकी तरफ देखती रही, फिर इसने मेरी तरफ देखा और कुर्सी से उठ गई। इसने रूपमती को बाहों से पकड़कर उठाया और इसे सीने से लगा लिया। मुझे क्षमा कर दो रूपमती जी, वो इसे अपने से अलग करते हुए बोली। मैं तुम्हें गलत समझी थी, अनजाने में कुछ कह दिया हो तो क्षमा कर दो। कर दिया क्षमा, मैंने मुदाखलत करते हुए कहा। जानकी कहाँ है? घर पर है और बिल्कुल खैरियत से है, कामनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, मैंने कहा। जब मुझे पता चला कि वो पुष्कर में एक होटल से गायब हो गई है तो मैं समझ गया था कि वो तुम्हारे ही पास आई है। इतनी देर से तुम्हारी जुबान पर इसका नाम नहीं आया तो मैं पागल हो रहा था। मैं रूपमती की वजह से खामोश थी। इसकी होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैंने सोचा था कि अलग से ले जाकर बताऊंगी कि, लेकिन जल्द ही बात खुल गई। जानकी तुम्हारे लिए परेशान है। इसने बताया था कि इसकी एक दौलतमंद औरत तुम्हें खरीद कर ले गई है। इस दौलतमंद औरत का नाम इसके जहन से निकल गया था। आज दोपहर जब इसने रूपमती का नाम बताया तो मामा जी जयपुर चले गए ताकि रूपमती से तुम्हारे सिलसिले में बात की जा सके। मैं भी जानना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती यहाँ रोक दिया। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, कामनी तुम मुझसे इतना लगाव था कि जानकी से मेरे बारे में पूछकर मेरी बाजियाबी के लिए कोशिश शुरू कर दी थी, और वो भी इसलिए बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने के अलावा कोई और भी उठाने को तैयार हो जाती। हमारी बातें सुनकर रूपमती के चेहरे के तासरात लहजा लहजा बदल रहे थे। मेरे बारे में इंकशाफ गुज़श्ता वो सोच रही होगी कि किस मुसीबत में फंस गई मैंने इसकी तरफ देखते हुए यही बात कही तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि तुम जैसे शख्स से मुलाकात हो गई, लेकिन ये राज मैं नहीं समझ सकी कि इतने अजीम मार्शल आर्टिस्ट हो तो विजय ठाकर के हत्थे कैसे चढ़ गए थे। इसे भी मैं अलमिया ही कहूँगा, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। धोखे से तो शेर को भी जाल में फंसाया जा सकता है। मैं भी धोखे में मार खा गया था और फिर मुझे गुलामों की मंडी तक ले गए। हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि कामनी के साथ एक खूबसूरत जवान लड़की दरवाजे में नमूदार हुई। इसने कामनी और मुझे बू किया और फिर कामनी की तरफ देखती हुई बोली, 9 बज रहे हैं मैडम, क्लास ऑफ कर दी जाए। ओह हाँ, कामनी एक झटके से उठ गई। वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। कामनी ने हमसे माजरत की और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हम भी इसके पीछे ही कमरे से बाहर आ गए। नायब ने क्लास डिसमिस करने का ऐलान कर दिया। तमाम स्टूडेंट्स इधर उधर बिखर गए। कामनी हवेली के एक और कमरे में चली गई और तकरीबन वो 20 मिनट बाद लिबास तब्दील करके वापस आ गई। अब इसने साड़ी पहन ली थी। इसे इस लिबास में देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये लड़की मार दाड़ की माहिर होगी। इमारत के पहलू में
कामनी की मारुति कार भी खड़ी थी। कार सामने ले आई और इंजन चलता छोड़कर नीचे उतर आई और इमारत के अंदरूनी हिस्से से बरामद होने वाले 2 आदमियों को बंद करने और दीगर कामों के बारे में हदायत देने लगी। इसने अपने नायबीन को भी रुखसत कर दिया और फिर हमारे तरफ मतवज्जो हो गई। रूपमती ने बताया कि हमारे पास अपनी गाड़ी मौजूद है। वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरी गाड़ी में बैठो, ड्राइवर गाड़ी पीछे पीछे ले आएगा। कामनी ने स्टीयरिंग संभाल लिया और हम दोनों पीछे बैठ गए। गेट के पास गाड़ी रोकनी पड़ी। रूपमती ने तारा को हदायत कर दी कि वो लैंड क्रूजर को मारुति के पीछे लेता आए। दोनों गाड़ियां मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई ब्रह्मा मंदिर के तकरीबन 2 फरलांग आगे एक बहुत बड़ी हवेली के खुले हुए गेट में दाखिल होकर रुक गयी। ये कामनी के मामा की हवेली थी जहाँ इनकी रिहाइश थी। कामनी ने मुझे शाओलिन टेम्पल ही में बताया था कि इसका ताल्लुक जयपुर के मुअज़्ज़ज़ तरीन खानदान से है जो सदियों से इस खित्ते में धर्म की खिदमत करता आ रहा है। हिंदुस्तान के मंदिर तो दरअसल सोने की कानें थी जिन पर पंडितों और पुजारियों का कब्जा था। कामनी के आबाओ अजदाद ने भी इन मंदिरों से बड़ी लंबी चौड़ी जाती जायदादें बनाई थी और माली लिहाज से वो लोग भी राजस्थान के राजों महाराजों से कम नहीं थे। बाज पंडितों ने तो बड़े राजों से भी ज्यादा दौलत जमा कर रखी थी। कामनी के खानदान की दौलत का अंदाजा मैं इस हवेली से लगा चुका था जिसमें इसने मार्शल आर्ट का क्लब खोल रखा था। क्लब में इस हवेली के कंपाउंड में खड़ा था जो किसी महल से कम नहीं थी। हम गाड़ी से उतरकर बरामदे के सामने सुरख पत्थर की कशादा सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि सामने मेहराबी दरवाजे से जानकी नमूदार हुई। मुझे देखकर वो चंद लम्हों तक पलकें झपकाती रही, फिर दौड़कर मुझसे लिपट गई। मुझे यकीन था कि तुम यहाँ तक जरूर पहुँचोगे, वो मुझसे अलग होते हुए बोली और फिर इसकी नजर रूपमती की तरफ उठ गई। ये कुतिया। मैंने जल्दी से जानकी के मुंह पर हाथ रख दिया। रूपमती मेरी मालकिन नहीं, हमारी दोस्त है, मैंने मध्यम लहजे में कहा। अगर ये मेरा साथ न देती तो मैं कभी तुम तक नहीं पहुंच सकता था। हमें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए कि इसमें भी कोई चाल होगी इसकी। जानकी ने मुंह से मेरा हाथ हटाते हुए कहा, इस ठाकर ने इसे जाकर बता दिया होगा कि इसने भीख में जो कनीज इसे दी थी वो पुष्कर में गायब हो गई है। इसने तुमसे उगलवा लिया कि मैं पुष्कर में कहाँ पनाह ले सकती हूँ। तुम दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो जो इसे सब कुछ बता दिया और लेकर यहाँ आ गए। नहीं जानकी, ये बात नहीं है, मैंने कहा। मुझे देखो, मैं आजाद हूँ, अपनी मर्जी का मालिक व मुख्तार हूँ। मंडी में जो कुछ हुआ था भूल जाओ इसे। रूपमती को अपने इस रवैये पर पछतावा है। वो तुमसे न सिर्फ माफी मांगने आई है बल्कि तुम्हें साथ ले जाने के लिए आई है ताकि हम दोनों पहले की तरह इकट्ठे रह सकें। श्रीमान जी ठीक कहते हैं जानकी देवी, रूपमती ने कहा। मुझसे जो गलतियां और कुताहियां हुई हैं मैं इनकी तलाफी करना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मौका जरूर दोगी। जानकी को इसकी बात का यकीन नहीं आ रहा था। यकीन तो शायद इसे मेरी बातों का भी नहीं आ रहा था। मैं और कामनी तकरीबन आधे घंटे तक वहीं खड़े इसे समझाते रहे और बड़ी मुश्किल से इसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो सके कि इस मर्तबा हमारे साथ कोई धोखा नहीं हो रहा और रूपमती पूरे खरूज से हमारी मदद करना चाहती है। मैंने मुड़कर देखा तो अहले खाना मेहराबी दरवाजे के करीब खामोश खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। इनमें एक उदेड़ उम्र औरत थी जो कामनी की मामी थी। 2 9 उम्र लड़कियां थी, एक की उम्र 14 और दूसरी की 12 के लगभग रही होगी। एक 9-10 साल की उम्र का लड़का था जिसने गेरवे रंग का कुर्ता और इसी रंग की धोती पहन रखी थी। इसका सर गंजा था मगर खोपड़ी पर कदरे, बाएं तरफ बालशत भर लंबी चुटिया थी, गले में रंग बिरंगे मोतियों की 2 मालाएं और माथे पर कशका भी था। दोनों लड़कियां और वो लड़का कामनी के अमजाद थे। मेरा तारफ होने पर वो सब बहुत खुश हुए। हमें अंदर लाकर हालनुमा कमरे में बिठा दिया गया। ये वसी और अरीज कमरा कीमती साजो सामान से आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन और आरामदेह सोफे, सामने वाली दीवार के एक ताकचे में किसी देवी की मूर्ति भी रखी हुई थी। इन लोगों ने कामनी के इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया था। चंद मिनट बाद एक तरफ कालीन पर दस्तरखान बिछा दिया गया। मुलाजमा ने हर एक के सामने पीतल की एक थाली रख दी थी जिसमें पीतल की कटोरियों में 2-3 किस्मों के सालन थे। एक में दाल, एक में आलू मेथी की भुजिया और 3 कटोरी में पड़ी हुई चीज मेरी समझ में नहीं आ सकी। मैंने सिर्फ आलू मेथी की भुजिया पर ही इत्तेफाक किया था। खाने से फारिग हुए तो 10 बज चुके थे और इस वक्त जयपुर वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तारा सिंह के लिए भी एक सर्वेंट क्वार्टर में रात गुजारने का बंदोबस्त कर दिया गया था। कामनी ने जयपुर फोन करके अपने मामा को इतला दे दी थी कि मैं पुष्कर पहुंच गया हूं, वो मेरे बारे में चिंता फिक्र न करें और कल वापस आ जाएं। हम काफी देर तक हाल में बैठे कामनी
कामनी के घर वालों से बातें करते रहे। फिर कामनी हमें ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में ले आई। इस वसी व अरीज कमरे में 2 बेड बिछे हुए थे, जिनसे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जानकी भी इसी कमरे में रिहाइश पजीर थी। इन 2 मुसहरियों के अलावा एक सोफा सेट और 3-4 कुर्सियां भी रखी हुई थी। मैं और जानकी सोफे पर बैठ गए, जबकि रूपमती और कामनी भी सामने वाले बेड पर बैठ गईं। हमें वहां बैठे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक मुलाजमा ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। ट्रे में 4 बड़े गिलास रखे हुए थे, जिनमें काफी कलर का कोई मशरूब भरा हुआ था। मैं यही समझा था कि कोक या पेप्सी होगी। मैंने एक गिलास ले लिया और पहला घूंट भरते ही उछल पड़ा। ये ना कोक थी, ना पेप्सी और ना कोई और कोला। मैंने एक और चुस्की ली, हल्की सी खटास लिए हुए बहुत खुशगवार जायका था। ये क्या है? मैंने एक और घूंट भरकर कामनी की तरफ देखा। जल जीरा। कामनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुने और पिसे हुए जीरे का शरबत, जिसमें शक्कर के साथ थोड़ी सी लीमू की खटाई भी मिला दी गई है। खुश जायका होने के अलावा ये न सिर्फ निजाम हजम को दुरुस्त रखता है, गर्मी का भी दुश्मन है। इसमें शुबा नहीं कि ये जल जीरा वाकई बहुत खुश जायका और हाजम भी है, क्योंकि इसके पीने के फौरन बाद ही मुझे डकार भी आ गई थी और खाना खाने के बाद मैं पहला जो बोझलपन महसूस कर रहा था, इससे निजात भी मिल गई। जल जीरा तो जल्द ही खत्म हो गया, लेकिन हमारी बातों का ताना बाना दराज होता गया। वक्त गुजरने का एहसास किसी को नहीं था। बातों का एक फायदा ये भी हुआ कि रूपमती के बारे में इनके जहन में जो शुबहात थे वो रफा हो गए। जानकी सोफे से उठकर रूपमती के करीब जा बैठी थी। वो रात का आखिरी पहर था। मैं सोफे पर दराज हो गया। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी। सुबह 9 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो कामनी अपने आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी और दूसरे बेड पर जानकी रूपमती एक दूसरे से लिपटी गहरी नींद के मजे ले रही थी। ये दिलचस्प मंजर देखकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। हम दोपहर से पहले पहले वहाँ वापस जाना चाहते थे, लेकिन कामनी के मामा ने रोक लिया, जो इस रोज सुबह सवेरे ही पूरे जोधपुर से वापस आ गया था। कामनी का भी इसरार था कि हम चंद दिन वहाँ रुकें। गो के मेरी कोई मसरूफियात नहीं थी, लेकिन जयपुर पहुंचकर अपने बाज मामला सीधे करना चाहता था। जल्द से जल्द हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान जा सकूं, इसके लिए सबसे बड़ा मसला कागजात का हसूल था। गो के हम हादसाती तौर पर हिंदुस्तान पहुंचे थे। हमारा पासपोर्ट वगैरह भी तबाह होने वाले जहाज के साथ राख हो चुके थे। हम पनाह की तलाश में वहां से बहुत दूर निकल चुके थे और फिर विजय ठाकुर के हत्थे चढ़कर निहायत ड्रामाई अंदाज में जाए हादसा से सैकड़ों मील दूर पहुंच गए थे। जहाज के गुमशुदा मुसाफिरों की तलाश का सरकारी सिलसिला भी अब तक जारी था। इधर उधर बिखर जाने वाले चंद मुसाफिर तो जिंदा मिले थे और कुछ की लाशें मिली थी। अलबत्ता 4 मुसाफिर अब भी लापता थे, जिनमें 2 औरतें, 1 मर्द और 1 बच्ची शामिल थी और सरकारी तौर पर इनकी तलाश भी खत्म कर दी गई थी। इनके बारे में ये बावर कर लिया गया था कि वो भी भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत से रेगिस्तान में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए होंगे और इनकी लाशें रेत ने ढांप दी होंगी। जहाज के गुमशुदा वो 4 मुसाफिर कौन थे, ये मैं जानता था। नाहिद को विजय ठाकुर के आदमियों ने मौत के घाट उतार कर इसकी लाश बेड़ियों की खुराक बनने के लिए फेंक दी थी। इसकी बेटी बबली, जानकी और मैं गुलामों की मंडी में नीलाम हो गए थे। बबली के बारे में कुछ पता नहीं था कि इसे किसने खरीदा था और कहाँ गई थी। मैं और जानकी बिछड़ने के बाद एक बार फिर यकजा हो गए थे। रूपमती अब मेरी आका नहीं, दोस्त बन गई थी। इसकी तरफ से मुझे कोई रुकावट नहीं थी। हम जब भी चाहते यहाँ से रुखसत हो सकते थे, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला कागजात का हसूल था। एक आसान तरीका तो ये था कि हम किसी पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने बारे में बता देते, लेकिन पुलिस सबसे पहले ये सवाल करती कि हम इतने दिन कहाँ गायब रहे और इस तरह हमें वो कहानी सुनानी पड़ती जिस पर पुलिस यकीन न करती और हमारे लिए मजीद उलझने पैदा हो सकती थी। 2 दिन पुष्कर में गुजारने के बाद हम जयपुर वापस आ गए। यहाँ कुछ और संगीन नौयत के हालात हमारे मुंतजर थे। हवेली को देखकर यूं लगता था जैसे हलाकू की फौज यहाँ से गुजरी है। सामान बिखरा हुआ था, बहुत सी एशिया टूटी हुई थी। अबतरी देखकर लगता था जैसे किसी ने बड़े इत्मीनान से तोड़ फोड़ की हो। मंदिर का एक बाजू गले में पड़ी हुई पट्टी में लटका हुआ था और पेशानी पर भी बैंडेज नजर आ रही थी। रूपमती का दूसरा मुलाजिम दीवान सिंह भी जख्मी था और कमला गायब थी। रूपमती ये सब कुछ देखकर सन्नाटे में आ गई। ये सूरत हाल मेरे लिए भी तशवीशनाक थी और मेरे जहन में सबसे पहले बलवंत सिंह का नाम उभरा था, क्योंकि 2 दिन पहले पुष्कर जाते हुए रास्ते में इससे मुलाकात हो गई थी और हमारे ये मुख्तसर सी लबे सड़क मुलाकात एक
दूसरे को धमकियां देने तक ही महदूद रही थी और अब ये सूरत हाल देखकर मैं ये समझने पर मजबूर था कि हमारी अदम मौजूदगी में बलवंत सिंह ही यहाँ आया होगा। मुमकिन है इसके साथ आदमी और भी हों और हमें यहाँ मौजूद न पाकर इस तोड़ फोड़ करके अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की हो। मुंदरी, दीवान सिंह वगैरह ने इन्हें रोकने की कोशिश की होगी और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये सब कैसे हुआ? कौन थे वो लोग? रूपमती ने मुंदरी से पूछा। वो गुस्से की शिद्दत से हौले हौले लर्ज रही थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।